हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका पहला पार्ट है। उसमें हम हमारा 2021 बोर्ड्स के लिए जो है ह्यूमन आई का पोर्शन कंप्लीटली हटा दिया गया है। केवल जो कलरफुल वर्ल्ड वाला पोर्शन है उसी को पढ़ना है हमें, ठीक है। तो उसमें आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्काई कैसे ब्लू है तो इसके बारे में पढ़ना है, स्कैटरिंग है इसके बारे में पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट क्या है, या रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये सारी चीजें आपको कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ना है। कुछ ज्यादा टफ चीजें नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें हैं और काफी मजेदार हैं। आपको समझ आएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये मैं इस वीडियो में प्रिज्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिज्म मैं थोड़ा एडवांस लेवल तक आपको बताऊंगा, जो आपके बोर्ड्स में तो हेल्प करेगा ही आपको, ठीक है। बोर्ड्स में तो खैर उतना हैवी नहीं, नॉर्मल आपको पढ़ना है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, विबग्योर जो स्पेक्ट्रम है उसमें स्प्रेड हो जाता है, तो वही आपको पढ़ना है। बट मैं इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक का यूज 12th में भी है। तो अगर आप अभी से जान जाओगे, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आपको काफी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी ऑलमोस्ट प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, प्रिज्म को पूरा डिटेल में बताऊंगा। और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स वगैरह बताते हैं लोग। ग्राफ्स मिनिमम डेविएशन के केस में ग्राफ बताया जाता है, मैक्सिमम डेविएशन के केस में भी ग्राफ होता है। बट उस ग्राफ को लोग नहीं बताते क्योंकि वो मैक्सिमम डेविएशन वाला समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज है वहां पर, इसीलिए, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ग्राफ नहीं बताने जा रहा क्योंकि ग्राफ ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा। बट प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेगा यहाँ पर बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म को। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज है, स्नेल्स लॉ को आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो देखो, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। जैसे मान लो ऐसा एक मीडियम सेपरेटिंग लाइन है, ऊपर का जो मीडियम है वो हमारा एयर है, लेट से, एंड जो हमारा नीचे वाला मीडियम है ये इस लाइन के नीचे, दिस इज वाटर, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, मान लो लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, ठीक है। वाटर का शायद 1.33 होता है गेस, जो भी हो, तो म्यू मैंने मान लिया यहाँ पर। तो अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके का कुछ हो रहा है, ऐसा एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, एंड ये हमारा क्या हो गया बताओ, नॉर्मल हो गया, है ना। एंड ये क्या होगा बताओ, रेयर से डेंसर में जाएगा तो रे ऑफ लाइट किधर ऐसा बेंड कर गया ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मान लो लेट से दिस पॉइंट इज पी। तो अगर आपको कोई कहे कि पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है, पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो या स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आपको लिखना होता है, देखो स्नेल्स लॉ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म 10th में बताया गया है, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, ये बताया गया है स्नेल्स लॉ का। बट मैं आपको कहूंगा किस तरीके से आपको लिखना है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, यानी स्नेल्स लॉ आपको किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आपको इस तरह से बताता हूं। देखो ध्यान से, ये देखो, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ठीक है। ये आपको यहां पर इस तरीके से, ये स्नेल्स लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। क्यों यूज करना है इस तरीके का, ये आपको थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगा। देखो आप क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो अगर आप इस चीज को भी देखो ध्यान से, तो यही हो गया ना। देखो ध्यान से कैसे, म्यू 1 इस केस में क्या है, 1 है ना, 1, और साइन आई आपका मान लो कुछ भी होगा, साइन आर कुछ भी होगा। अब म्यू 2 क्या है, म्यू है। तो अगर आप ये वाला इक्वेशन के तौर पे भी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, म्यू 2 क्या है इस केस में, ये हमारा इस केस में म्यू 1 है, ये हमारा क्या है म्यू 2 है। तो म्यू 2 इस केस में क्या है, म्यू है, और साइन आर, एंड ये देखो आपका ऐसा ही आ गया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो ये ही लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही बात है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। इससे क्या होता है, लिखने में आसानी होता है स्नेल्स लॉ को, ठीक है। और इसमें आप कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये म्यू लिख दिया गया है, एक्चुअल में ये इस तरह से है, म्यू 2 1 यानी म्यू 2 बाई म्यू 1, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको स्नेल्स लॉ लगाना है किस तरीके से, अगर आपका लाइट, रे ऑफ लाइट मान लो इधर से इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड उसके बाद
जो दूसरे मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपको इस तरीके से स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। तो आप मैं इन सबको इरेज करके आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। कभी भी आपको स्नेल्स लॉ लगाना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, अभी इसका ये मैं यूज करके दिखाऊंगा प्रिज्म के केस में, देन आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने ये ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है स्नेल्स लॉ का, इसको याद रखना है। चलो अब हम लोग समझते हैं प्रिज्म के बारे में, ऑल अबाउट प्रिज्म। जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, काफी ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा, बहुत मजा भी आएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ प्रिज्म बना लेता हूँ एक, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो एक्चुअल में प्रिज्म ऐसा सिर्फ ऐसा ट्रायंगल जैसा नहीं है, ऐसा होता है, पीछे भी होता है इसके, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसा सिर्फ पतला सा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा पीछे भी होता है। बहुत सब चीज आप जानते होंगे, नॉर्मल सी चीजें कि अगर तीनों एंगल सेम है तो वो रेगुलर प्रिज्म है एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा, मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट दूंगा कि किस तरीके से आप प्रिज्म से रिलेटेड किसी भी तरह के एडवांस क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। तो देखो मान लो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो हमारा रे ऑफ लाइट इस तरीके से ऐसा इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ ऐसा प्रिज्म पे। अब देखो ध्यान से, जहां पर इंसिडेंस हुआ उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सरफेस पर, उसी को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा अजीब बन गया इधर, मैं इसको मिटा देता हूँ यार, फिर से देखो बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो फिगर बनने में दिक्कत हो रहा है, बट आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, लेट से दिस नॉर्मल n1, ठीक ना। तो अब देखो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो ये इस तरह से I1 आप कह दो इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो हमारा रे ऑफ लाइट इस तरीके से गया, ठीक है, एंड देन इधर इस तरीके से ऐसा बेंड कर गया। तो अब देखो ये वाला पॉइंट पे हमारा दूसरा नॉर्मल है, इसको हम कहेंगे n2। ठीक है, तो ये वाला है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला है क्या, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको आप मान लो R2 एंड इसको मान लो I2। ठीक है, I2 को कई बार लोग E भी कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, आप I2 को I डैश भी कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कुछ भी करो, यहाँ मैंने लिखा हुआ I1, यहाँ R1, यहाँ R2, ये I2। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारा जो ट्रेंगल है, अगर मैं बात करूं, अगर ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा था, इस तरह से हमारा रे ऑफ लाइट जा रहा था, तो अगर ये ट्रेंगुलर प्रिज्म नहीं रहता, यहाँ पर ट्रेंगुलर प्रिज्म नहीं रहता, तो क्या होता, ये रे ऑफ लाइट सीधा ऐसा चला जाता है ना, ऐसा चला जाता। पर ट्रेंगुलर प्रिज्म के होने के कारण ये देखो ऐसा बेंड कर गया, यहाँ पर बेंड कर गया, तो इसको जाना था ऐसा, है ना, और बेंड कर गया इस तरीके से, है ना, पैरेलल टू द बेस ऑलमोस्ट, मैंने इस केस में बना दिया है, बट ये मैं आपको बताऊंगा, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो चलो अभी कोई नहीं, एनीवे अभी देखो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जा रहा था, तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसा नॉर्मली सीधा चला जाता आगे। ठीक है, बट देखो यहाँ पर प्रिज्म होने की वजह से ये देखो इस तरह से डेविएट कर गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया है, डेविएट हो गया है। तो ये वाला एंगल आप क्या कह सकते हैं बताओ, पूरा इस वाले को आप कहो Δ1। ठीक है, इस वाले एंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ Δ1। ठीक है, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है पर वो दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपने कह दिया Δ1। अब देखो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रहा था, ये वाला, तो मैं इस वाले केस का बात करता हूँ। देखो यहाँ पर ये इस तरह से गया था एंड ये इधर, अभी ये इस तरीके से जा रहा है यहाँ पर। तो ये देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये डायरेक्टली ऐसा सीधा चला जाता, प्रिज्म होने के कारण थोड़ा सा बेंड कर गया है, इधर बेंड कर गया है। तो आप देखो ध्यान से कि क्या होगा, ये इस तरीके से आया एंड यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, बेंड हो गया। तो इसको जाना था किधर, ऐसा सीधा जाना था। ठीक है, सीधा जाना था, पर ये थोड़ा सा बेंड हो गया। तो और ये जो छोटा सा एंगल आपको बन रहा है, ये आपका डेविएशन सेकंड है। ठीक है, Δ2, इसको Δ2 बोलते हैं, इसको डेल्टा, ऐसा इस सिंबल को डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, एंड इस सिंबल को पढ़ते हैं Δ1, ये Δ2। तो देखो ध्यान से, ये टोटल डेविएशन आपको यहाँ Δ1 आया एक के लिए, दूसरे के लिए ये Δ2 आया। तो आप टोटल डेविएशन क्या बोलेंगे, तो टोटल डेविएशन ऐसे बोलेंगे, टोटल डेल्टा नेट बोलो या नॉर्मली डेल्टा बोल दो इसको। तो ये किसके इक्वल होगा, Δ1 प्लस Δ2 के इक्वल होगा। तो अभी ये मैंने क्या कहा आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो इस फिगर को फिर से। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ्रेश फिगर बना रहा हूँ। देखो
ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से आया, यहाँ पर आपका नॉर्मल है, दिस इज देखो ये पैरेलल हो गया बेस के ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड देन इस तरीके से गया। पैरेलल नहीं भी होता है, ठीक है, ये केस ऑफ मिनिमम डेविएशन है, बट ऑलमोस्ट पैरेलल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको पूरा पैरेलल भी मत मान लेना। एंड ये आपका सेकंड नॉर्मल है। अब ध्यान से देखो, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, है ना, तो ये आपका जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है, इमरजेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो उसको फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखो ये इधर ऐसा चला गया एंड ये इधर ऐसा चला गया, तो ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, और यही है टोटल डेविएशन, है ना, यही है टोटल डेविएशन विच इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस तरीके से ये है टोटल डेविएशन, बताओ, अगर मतलब मान लो कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसा सीधा चला जाता ना, ट्रायंगल प्रिज्म नहीं होता तो, बट प्रिज्म होने के कारण देखो ये यहाँ पर इस तरीके से बेंड कर गया है, तो कितना एंगल बना रहा है इमरजेंट रे और ये इंसिडेंट रे, वही तो टोटल डेविएशन हुआ, किसके कारण, प्रिज्म के कारण, इसीलिए मैं ये डेल्टा को लिख रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये एंगल हमारा डेल्टा है, और ये डेल्टा आपका आता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना, दोनों रे का जो भी डेविएशन हुआ है उसको टोटल डेविएशन को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका नेट डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये फिगर थोड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया कॉम्प्लिकेटेड, आप देखो, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देन उसके बाद आपको एक चीज करके दिखाऊंगा, डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, उसको बताऊंगा तो आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखेंगे प्रिज्म के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको तो अब फिगर ऑलमोस्ट याद हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये ऊपर जो एंगल आपको दिख रहा है इस तरीके से, है ना, इस एंगल को बोलते हैं ए, एंगल ए, ठीक है, और ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ए है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, और यहाँ वाला जो एंगल बनता है, यहाँ वाला, वो भी ऑलमोस्ट ए के इक्वल ही होता है, और ऑलमोस्ट क्या, ए के इक्वल ही होता है। तो ये देखो, ये ए है तो यहाँ पर भी ए है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंड देखो, इस वाले ट्रायंगल में अगर इस पॉइंट को आप पी मान लो, एंड इस पॉइंट को अगर आप क्यू मान लो, है ना, पी क्यू मान लो इस पॉइंट को, तो आप देखो ध्यान से, पी क्यू और ये पॉइंट अगर आपने आर मान लिया, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो R1 प्लस R2 ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। दिस इज फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आप चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि R1 प्लस R2 ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो। एंड अब उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, वो देखो यहाँ पर, अगर आप डेल्टा 1 को लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, आप ध्यान से देखो, डेल्टा 1 इज इक्वल टू आप लिखेंगे I1 माइनस R1, किस तरीके से, देखो ये ये I1 है आपका पूरा, एंड ये पूरा किसके इक्वल होगा, I1 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ध्यान से, ये वाला आपका R1 है, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, R1 है, तो I1 माइनस R1, तो ये आपका क्या है, डेल्टा 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1। डेल्टा 2 उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा 2 हो गया आपका I2 माइनस R2। तो आप अब टोटल डेल्टा, ठीक है, टोटल डेविएशन मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिखो ध्यान से देखो, यहाँ पर डेल्टा 1 की जगह लिखेंगे I1 माइनस R1, डेल्टा 2 की जगह लिखेंगे I2 माइनस R2। तो आप देखो ध्यान से लिखो यहाँ पर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे I1 प्लस I2, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा R1 प्लस R2 के इक्वल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कंजेस्टेड कर दिया, बट आप इसको समझो, डेल्टा इक्वल टू, यहाँ से देखो ये लिख रहा हूं मैं, आप लिखेंगे I1 प्लस I2, और R1 प्लस R2 की जगह आप क्या बैठा देंगे, यहाँ पर A बैठा देंगे, तो ये आ गया आपका माइनस ए यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड इसी रिलेशन से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिनिमम डेविएशन होता है, मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या एंगल होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको इसी इक्वेशन से आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इसको नोट कर लो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेविएशन, ठीक है, डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला है, आप देखो
I1 plus I2 minus A, where A is what angle of prism, I2 is what angle of emergence, I1 is what angle of incidence। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। चलो तो अभी मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, फिर से मैं थोड़ा सा फिगर ऐसा बना लेता हूं। ठीक है, देखो इधर ये इस तरीके से था हमारा कुछ, ये सेकंड नॉर्मल, ये फर्स्ट नॉर्मल, ये हमारा I1, ये R1, ये R2, ये I2। ठीक है, और मैं आगे बना लूंगा अभी जरूरत लगने पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे सामने जो इक्वेशन आया वो क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये इक्वेशन आया। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मैं यहां लिखता हूं फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन का केस क्या होगा, तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, I1 और I2 वो दोनों आपको सेम हो जाता है। ठीक है, सेम हो जाता है I1 और I2, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम डेविएशन के केस में I1 और I2 सेम हो जाता है। कैसे सेम हो जाता है कि देखो ध्यान से, मिनिमम डेविएशन का मतलब जब प्रिज्म से लाइट पास कर रहा है तो उसका डेविएशन काफी मिनिमम हो, तो उस केस में क्या होता है, ये जो रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू द बेस हो जाता है। ठीक है, बेस के पूरी तरह से पैरेलल हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगा बेस के, और ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे इन द सेंस कि अगर आप इधर से भी ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको सेम एंगल पे दिखेगा कि अच्छा ऐसा मिनिमम डेविएशन हो गया, इधर से भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो सेम एंगल पे दिखेगा कि ऐसा डेविएशन हो गया है, ऐसा मिनिमम डेविएशन है, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल टू द बेस है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर I इक्वल टू ई भी लिखते हैं कई बार, पर मैंने यहाँ लिखा है I1 इज इक्वल टू I2। अब देखो I1 अगर I2 के इक्वल हो गया तो R1 भी R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, I1 अगर I2 के इक्वल है तो R1 भी R2 के इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन के लिए कि I1 I2 के इक्वल होना चाहिए, R1 R2 के इक्वल होना चाहिए, और जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द बेस होना चाहिए। तो ये है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो अब ध्यान से देखो, अगर I1 की जगह आप I1 I2 सेम है, R1 R2 अगर सेम है, तो लेट से I1 I2 I के इक्वल है, R1 R2 R के इक्वल है। ठीक है, ये चीज अगर आपने ध्यान में रख ली, तो अब देखो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, तो एक जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 क्या हो जाएगा R के इक्वल, R2 क्या हो जाएगा R के इक्वल, सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू A। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू A बाई 2। ठीक है, ये लिखेंगे आप, है ना, तो ये आप लिखेंगे, या A इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 2R लिख सकते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, I1 प्लस I2 है ना, I1 प्लस I2, तो I1 I2 अगर I के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 2I, है ना, तो मिनिमम डिविजन के केस में डेल्टा इक्वल टू आप लिखेंगे 2I माइनस A, या 2I माइनस यहाँ 2R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी लिखो। ठीक है, तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो ये है डेल्टा M के लिए कंडीशन है, डेल्टा मिनिमम कब होगा। ठीक है, MIN लिख लो। ठीक है, डेल्टा मिनिमम कब होगा उसके लिए ये कंडीशन है, तो मेक श्योर आप इसको नोट कर लो। एंड मैं आप इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर दूंगा, एंड देन उसके बाद हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, तो मैक्सिमम डेविएशन का क्या कंडीशन होगा, आप ध्यान से देखो, तो ये आपका मान लो यहाँ पर इस तरीके से ये है ट्रायंगल है प्रिज्म। तो अब देखो मैक्सिमम डेविएशन का क्या कंडीशन है, तो मैक्सिमम डेविएशन, तो डेल्टा का फॉर्मूला हमने क्या निकाला हुआ है, हमने निकाला हुआ है I1 प्लस I2 माइनस A। अब ध्यान से देखो यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस A, तो यहाँ पर किसी गिवन प्रिज्म के लिए A तो आपका कांस्टेंट है यार, ए तो क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो वो तो आपका कांस्टेंट है किसी गिवन प्रिज्म के लिए, वो तो चेंज नहीं होगा। यानी आपका डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डेविएशन डिपेंड करेगा इन दोनों पे, है ना, मतलब ये दो क्वांटिटी अगर वेरिएबल, ये दोनों एंगल अगर वेरिएबल होंगे देन ये आपका डेविएशन में चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो फॉर डेविएशन टू बी मैक्सिमाइज, ठीक है, फॉर डेविएशन टू बी मैक्सिमाइज क्या होना चाहिए कंडीशन, आप ध्यान से देखो एक चीज, अगर आप I1 बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप I1 बढ़ाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस काफी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप I1 को इंक्रीज करोगे तो आपका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो काफी कम हो जाएगा।
ठीक है, किस तरीके से कम हो जाएगा वो मैं बता रहा हूं आपको। I1 इज इक्वल टू I1 जो है, अगर आप I1 को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो R1 इंक्रीज होगा क्या, बताओ। देखो मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ, देखो ठीक है, ये देखो। तो अगर ये I1 है और ये R1 है, तो अगर I1 इंक्रीज करेंगे तो R1 इंक्रीज होगा क्या, तो ऑब्वियसली R1 भी इंक्रीज होगा। एंड अगर R1 इंक्रीज होगा तो R2 डिक्रीज होगा, है ना। R2 डिक्रीज होगा, R2 डिक्रीज होगा तो ये I2 जो आपका यहाँ पर है, ये मान लो ऐसा नॉर्मल, ठीक है, I2 जो है तो ये आपका I2 भी डिक्रीज होगा। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर आप I1 को बढ़ाओगे तो I2 आपका डिक्रीज होगा, ये बात गारंटी है, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से, जिधर से भी आप एंगल डाल रहे हो उसको अगर आपको डेविएशन को मैक्सिमम रखना है, डेविएशन को मैक्सिमम रखना है, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैक्सिमाइज कर देंगे तो डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो दैट इज 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर देंगे तो दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम डेविएशन। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 की जगह आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, है ना, प्लस, या इसको आप रेडियंस में लिख सकते हैं π/2, ठीक है, प्लस I2 या I डैश या E जो भी लिखना है माइनस A, ठीक है, क्योंकि A तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा, A तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा किसी गिवन प्रिज्म के लिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। अब देखो ग्राफ्स बहुत सारे होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, मिनिमम डेविएशन के केस में ग्राफ इस तरीके का आता है, देखो इस तरीके का, मैक्सिमम डेविएशन के केस में ग्राफ इस तरीके का आता है। तो ये सारे ग्राफ्स जो है उनको समझने का कोई अभी फिलहाल मतलब है नहीं, बस इतना आप समझो कि जो किसी एक ही एंगल पर जो है वो मिनिमम डेविएशन हो सकता है, किसी एक ही एंगल पे मैक्सिमम डेविएशन भी हो सकता है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये आप समझ गए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, एंड प्रिज्म पे मैंने काफी लंबा वीडियो बना दिया, ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट। सो टिल देन, थैंक यू।